ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क डन के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो क्या कहानी है, सुनते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि एनर्जी होती क्या है। तो आई थिंक सबको पता होगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी है हमारी इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हम कितना वर्क डन कर सकते हैं उसकी इंटरनल कैपेसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, जो हम मेन एनर्जी की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में, और एक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को आप K से रिप्रेजेंट कर देते हो और पोटेंशियल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो ही टाइप की एनर्जी है फिजिक्स में, और भी एनर्जी है, राइट। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लेकिन हम उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि मैकेनिक्स में हम किन एनर्जी को एनकाउंटर करेंगे। तो मैकेनिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बातें करते हैं, ठीक है। और यहां पे जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या कहानी है काइनेटिक एनर्जी की, उस बारे में हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की है, एक बार हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी दो टाइप की होगी। एक तो होगी हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होगी हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम KT लिख सकते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो होती है हाफ mv स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम KR बोल देते हैं, और वो होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या है अभी हम लोग बात कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप UG बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो होगा हमारा mgh, ठीक है। और एक हम लोग बात करेंगे यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो होगी हमारी हाफ K x स्क्वायर। इसके अलावा और भी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हम लोग 12th में पढ़ेंगे। एक हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड हमारे पास एक होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके बारे में हम लोग 12th में बात करेंगे। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये मैंने लिख तो दिया है, अभी समझाता हूं। मैंने बोला कि एनर्जी क्या है, एनर्जी है इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप कितना वर्क कर सकते हो उसकी इंटरनल कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोल रहे हैं, राइट। अब हम जो मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं, हम दो टाइप की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा और भी एनर्जी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हीट और इलेक्ट्रिकल मैंने बताया, बट उन सब के बारे में हम लोग बात आगे चल के करेंगे, ठीक है, जब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हीट एनर्जी आ जाएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से जो पार्टिकल के पास एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो टाइप की हो सकती है, जरा सोच के देखो। पार्टिकल मोशन कर रहा है तो पार्टिकल या तो ट्रांसलेट करेगा या फिर रोटेशन करेगा, या कंबाइन मोशन करेगा कि ट्रांसलेट भी कर रहा है रोटेट भी कर रहा है। तो यहां पे दो ही टाइप की एनर्जी होंगी। अगर पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ के आ चुके हैं। और अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जैसे फैन है इस रूम में, राइट, फैन मूव कर रहा है, तो उसके बाद कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और क्या है वो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी।
पढ़ेंगे हम सारी बातें, ठीक है। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी बातें तो मैं आज ही कर लूंगा इसकी क्लास में, लेकिन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की, ठीक है। तो इसको आज हम स्टडी नहीं करेंगे, आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है द एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन स्पेस, राइट। एक पार्टिकल को हमने स्पेस में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये चौक है, अगर मैं इसको इस पोजीशन पे रखूं तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ U1 होगी, यहां रखूंगा तो U2 होगी, नीचे रखूंगा तो U3 होगी। तो इसको मैं किस पोजीशन पे रख रहा हूं उसके बेसिस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी, ठीक है, जो कि mgh होती है। एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में कितना एक्सपांशन या कंप्रेशन है, जरा सोच के देखो। स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो ऐसे कुछ रखी होगी, लेकिन अब अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा आगे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? स्प्रिंग में एक्सपांशन आ जाएगा, और स्प्रिंग में एक्सपांशन आ गया तो साथ में स्प्रिंग के पास एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है उसको हम लिख रहे हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम जो मेनली स्टडी करने वाले हैं अभी वर्क पावर एनर्जी में, हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करेंगे, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करेंगे, और हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में? सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे मैं उसको सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा। तो वो अंडरस्टूड है कि अगर मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है मतलब मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा कुछ खास चीजें हैं नहीं, ऑलरेडी आपको काफी हद तक चीजें पता है। तो मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, और ये अंडरस्टूड है मैं किस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी possessed by a particle ड्यू टू इट्स मोशन। एक पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसके मोशन की वजह से उस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। और पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो वो एनर्जी कौन सी हो गई? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और अगर इस चीज को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल सी है कि मान लो तुम्हारा कोई भी पार्टिकल है, इसका मास m है, इसके पास स्पीड है v0, ये मूव कर रहा है, राइट। तो इसके पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ये इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पे m जो है वो उसका मास है, और v क्या है हमारा? v स्क्वायर अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये चीज देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज है वो हमेशा कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। उसके अलावा और क्या चीज आपको पता होना चाहिए? यहां पे एक छोटा सा रिलेशन है वो भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और वो जो रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, जिसको आप P बोलते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन है। तो P का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? m इंटू वी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ m v स्क्वायर। और यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या ले सकता हूं? ठीक है, इसमें क्या करो, आप m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी में अगर m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। क्या बन गया? वो p स्क्वायर बाय 2m बन गया, राइट। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो रिलेशन ये है कि आप काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हो,
और आप चाहो तो यहां से मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, 2m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी की पावर 1/2। तो ये दोनों रिलेशन आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, और एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट, यहां पे हमेशा पॉजिटिव है। और अगर आपको मोमेंटम गिवन हो तो भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं p²/2m की हेल्प से, या फिर हमको अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो हम लोग मोमेंटम निकाल सकते हैं 2mk की हेल्प से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछूं तुमसे, काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है यहां से, ठीक है। फिर भी देख लो दो चार एग्जांपल। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मास है 2 kg और ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है, पार्टिकल ए। एक दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल बी, और वो इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, मास है 3 kg, ठीक है। और एक पार्टिकल है पार्टिकल सी, जो कि इस तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास ले लेते हैं 10 kg ले लेते हैं। चलो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन होता, 3 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तुमसे पूछा जाता फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या ये निकाल पाते? हाँ, बहुत सिंपल सी कहानी है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। क्या ये करना हमको अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या आ जाएगा, अब यहां पे आपको 5 दिया गया है, किस डायरेक्शन में उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो स्पीड का स्क्वायर से मतलब है। ये चीज समझ पा रहे हो ना, यहां कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा लिख दो। इसका मास कितना है, ये हो जाएगा हाफ, मास है 2 इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस यहां बात करोगे तो कितना हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसकी बात करोगे हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। सिंपल सी कहानी है, कुछ करना ही नहीं है, ये समझ पा रहे हो। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा कितना 2, तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 25 जूल, प्लस ये कितना हो जाएगा 24 जूल, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 जूल। ध्यान से देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 49 प्लस 20 कितना हो गया 69। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो आ गया हमारा 69 जूल। तो बच्चों वाला सवाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं इस टाइप के सवाल में, ठीक है। और एक सवाल और पूछते हैं, वो सवाल पूछते हैं आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में चेंज से। और ये सवाल जो है आप ऑलरेडी मेजरमेंट में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि आपको बोला जाता कि जो मास है उसको हमने 4% क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, और जो मोमेंटम है उसको हमने 2% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ये समझ में आया? एक बॉडी है जिसका मास m था, मोमेंटम p था, उसके मोमेंटम को हमने 2% इंक्रीज कर दिया हो और उसके मास को हमने 4% डिक्रीज कर दिया हो। अब पूछा जाए फाइंड चेंज इन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। याद है अपन लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी मेजरमेंट में, यहां पे हम लोग एरर के बारे में बात करते थे। तो जब भी चेंज निकालने की बात होती है तो पहले तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है p²/2m, राइट। आपको चेंज निकालना है, क्या करोगे, लॉग लेके डेरिवेटिव कर दोगे, बोथ साइड लॉग ले लो और डेरिवेटिव कर दो। तो लॉग लेके डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा के वाई के, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी वाई पी माइनस डेल्टा एम बाय एम। कुछ याद आ रहा है? यहां पे साइन माइनस ही आएगा क्योंकि यहां पे हमें चेंज पूछा गया है, हमें यहां पे मैक्सिमम एरर नहीं पूछी। याद करो जब हम लोग मैक्सिमम एरर निकालते थे तो यहां पे पॉजिटिव आता था, लेकिन वो सवाल नहीं है, ये सवाल है आपको चेंज पूछा गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां अगर डिवाइड में तो माइनस आ जाता, मल्टीप्लाई में होता तो प्लस आ जाता, राइट। तो यहां पे डेल्टा के वाई के ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी वाई पी माइनस डेल्टा एम बाय एम। ये ट्वाइस क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ठीक है। अंडरस्टूड है, सब बातें पता होंगी मेरे हिसाब से। तो यहां पे अगर मैं चेंज निकालूं, परसेंटेज चेंज,
तो देखो ट्वाइस ऑफ पी में कितना परसेंटेज चेंज है, पी में 2% का इंक्रीमेंट है, तो ये डेल्टा पी वाई पी कितना लिखा हुआ है, +2% लिखा हुआ है, माइनस मास में क्या है 4% का डिक्रीमेंट है, मतलब -4%। और ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 4 + 4 8% का इंक्रीमेंट है, ये पॉजिटिव आया नंबर। अगर ये नंबर पॉजिटिव आया है, ध्यान से देखो पॉजिटिव ही तो है, राइट? तो डेल्टा के वाई के +8% आया, इसका मतलब क्या है 8% का इंक्रीमेंट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। समझ पा रहे हो? तो इस टाइप के सवाल होंगे जो कि काफी सिंपल सवाल है, ठीक है। तो मैं एक दो छोटे छोटे सवाल लिख देता हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, और फिर हम लोग इसके अच्छी कहानी के बारे में बात करना चाहेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक कहानी थी कि काइनेटिक एनर्जी से बच्चों वाले सवाल, फिर भी मैं ऐसे एक आधो सवाल पूछ लेता हूं कि मान लो आपका मोमेंटम में जो चेंज है वो हुआ होता 3% का इंक्रीमेंट, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई 1%, राइट? आपसे पूछा गया ये बताओ ये जो मास है इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया होगा, राइट? परसेंटेज चेंज इन मास पूछा गया है, ठीक है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मास, जो कि डेल्टा m/m होगा, राइट? डेल्टा m/m निकालना है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि मान लो हमने P जो है उसको 100% इंक्रीज कर दिया, मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दिया, और मास जो है वो हमने 50% डिक्रीज कर दिया। अब तुमसे पूछा जाए फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दो सवाल है, फटाफट सॉल्व करो, टाइम मिलेगा 3 मिनट। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि P में आपने 3% का चेंज किया मोमेंटम में, और काइनेटिक एनर्जी में 1% का चेंज किया। ये इंक्रीमेंट है, ये डिक्रीमेंट है, राइट? तो यहां से क्या चीज समझ में आती है कि जो आपका डेल्टा PYP है वो कितना है, प्लस का 3% है, राइट? और जो आपका डेल्टा KYK है वो डिक्रीमेंट है, इसलिए माइनस, और कितना 1% का। तो आप क्या करो, आप यहां पे सिंपल लिखो कि काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m, मींस डेल्टा KYK कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ डेल्टा PYP माइनस डेल्टा m/m। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां पे वैल्यू छाप देते हैं, तो डेल्टा KYK है -1%, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा PYP है +3% माइनस डेल्टा m/m। डेल्टा m/m को इस तरफ भेज देते हैं, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, और इधर आके प्लस बन जाएगा 7%, राइट? तो यह आपका आ गया +7%। तो क्या चेंज है, तो आप बोलोगे कि मास जो है वो आपका 7% इंक्रीज किया गया इस केस में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है, इस वाले में आप ये सेम मेथड नहीं लगा सकते हो। याद करो बचपन में सिखाया गया था कि ये जो मेथड है ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड है, और इस मेथड में तभी सही आंसर आता है जब आपकी एरर छोटी हो, 1%, 2%, 5%, 6%। जब लेस देन 7 और 8% मान लो, ठीक है, जब लेस देन 10% एरर होगी ना, तब आपका एरर जो आंसर है वो सही आएगा, ठीक है। तो ये तो 100% और 50% है, तो यहां पे आपका आंसर सेम नहीं आने वाला है। यहां 100% चेंज किया गया है, 50% चेंज किया गया है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। अगर किसी ने इच्छा की कि मैं यही सेम मेथड फॉलो करूं, और सेम मेथड फॉलो करते हुए मैं लिख दूं कि डेल्टा PY की ये कितना है, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ +100 माइनस ये हो जाएगा -50, तो इसको आप लिख दो +250%। ये लिखना सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चेंजेस हैं वो स्मॉल नहीं है। 100% चेंज बहुत बड़ा होता है, राइट? डबल कर दिया आपने उस चीज को। 50% चेंज अगेन बहुत बड़ा होता है, आपने उस चीज को हाफ कर दिया है। तो ये जो चेंजेस हैं छोटे नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व करना गलत होगा। तो सही तरीका फिर क्या होगा? तो देखो सही तरीका क्या होगा। सही तरीका है जो हमको बचपन में सिखाया गया था, बचपन बोले तो 8, 9, 10 में जब सिखाते हैं परसेंटेज करके, ठीक है, मेन फॉर्मूला निकालो
और फिर वैल्यूज देखो। तो ये देखो, अगर 50% 100% अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब जो नया मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर मैंने 50% डिक्रीज कर दिया है तो जो नया मास है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे यहां पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन के कितना आएगा, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा नया काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा मेरा नया मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ नया मास। नया मोमेंटम कितना है, इनिशियल का डबल है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास कितना है, m/2। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है 4 टाइम्स पी स्क्वायर डिवाइड बाय ये हो जाएगा m, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, वो भी देख लो आप। तो ये है मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको मैं k0 बोल रहा हूं, वो था मेरा p²/2m। तो क्या आपको ये चीज देख के यहां समझ में आ रहा है कि आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का एक्चुअली 8 टाइम्स है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 8 टाइम्स है, देख के समझ में आ रहा होगा। मतलब आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 8 टाइम्स हो गया है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा k/k का जो परसेंटेज चेंज है, ठीक है, अगर वो मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो निकालते हैं, याद करो बचपन में ऐसे तो निकालते थे, डेल्टा k/k × 100, ये होता है हमारा परसेंटेज चेंज, राइट। तो डेल्टा k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k फाइनल माइनस k इनिशियल डिवाइड बाय k इनिशियल × 100। ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, 8k0 माइनस k0 डिवाइड बाय k0, ठीक है, × 100। ये कितना यहां से आ गया, यहां से आ गया 700%। ऊपर में 7k डिवाइड बाय k से k कट गया, 7 × 100 कितना हो गया, 700। तो 700% क्या हुआ है, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। और ध्यान से तो देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी k0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8k0 आ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स हो गई। मतलब कितना चेंज आया, 7 टाइम्स का चेंज आया, वही तो लिखा हुआ 700%। तो जब भी ऐसे बड़ा चेंज होगा तो आप जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है कि फॉर्मूला यूज करो फिर सॉल्व करो, वही करना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल चेंज के लिए आप ये लॉग लेके डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये तो बच्चों वाली कहानी चल रही थी, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। अब हम मेन कहानी शुरू कर रहे हैं आज की, और वो है कि देखो, अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली और हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्क डन पढ़ लिया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन क्यों ना दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाए, मानते हो कि नहीं। हमने वर्क डन पढ़ लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। और इन दोनों को जो कंबाइन पढ़ने की जो स्टडी है, ठीक है, वो हम करते हैं किसके थ्रू, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन by all the forces is equal to change in kinetic energy। ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मैं एक बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस ने वर्क डन किया है इज इक्वल टू कितना, उस बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसका, रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मान लो यहां पे ये एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक मतलब एक बॉल ले लो, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल है, जब ब्लॉक ले लो ज्यादा बेटर रहेगा ब्लॉक लेना, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे एक ब्लॉक होता और ये मास m का ब्लॉक है और इनिशियल वेलोसिटी v0 से जा रहा है और यहां फ्रिक्शन है। मैं इस ब्लॉक को ऐसे मोशन में डाल के छोड़ देता हूं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ब्लॉक कुछ टाइम बाद खुद ब खुद आगे जाके रुक जाता है। याद करो, रियल लाइफ में यही होता है, और कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो क्या हुआ होगा, यहां पे वही कहानी है
कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम बोलते हैं कि एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। ठीक है, क्या कहानी है, ध्यान से सुनो। इस ब्लॉक पे एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगा mg, और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। और ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो यहां पे हुआ क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस ब्लॉक पे अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे किस किसने वर्क डन किया है, इस ब्लॉक पे, यहीं में अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से इस चीज को समझें तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे कुछ तो वर्क डन किया है नॉर्मल फोर्स ने, कुछ तो वर्क डन किया है फ्रिक्शन ने, कुछ किया है नॉर्मल फोर्स ने, कुछ किया है ग्रेविटी ने। इन सब ने मिलके इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज की होगी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता है। और जरा ध्यान से देखो, यहां पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 90 है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल 90 है। तो जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, क्या वही होगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिटन एज हाफ एम, फाइनल है 0 माइनस इनिशियल थी वी नॉट स्क्वायर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ गया माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें यहां क्या समझाया, मैंने तुम्हें यहां पे पहले ही तो समझाई कि ये जो ब्लॉक अपने आप रुक गया है वो किसकी वजह से रुका है, फ्रिक्शन की वजह से रुका है, राइट। और आपको ये देख के फील आ रही होगी कि यहां फ्रिक्शन कैसा वर्क डन करेगा, नेगेटिव वर्क डन करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा। और नेगेटिव वर्क डन होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन ने मोशन को अपोज किया है। फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया है, मतलब एनर्जी खाई है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब एनर्जी सप्लाई करना, है ना। तो यहां पे नेगेटिव वर्क डन है, मतलब फ्रिक्शन ने एनर्जी खाई है। और वो एनर्जी कहां से खाएगा, तो हमारे पास एक ही एनर्जी है। ध्यान से देखो, इस ब्लॉक के पास एक ही एनर्जी थी, कौन सी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो इस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन खा जाएगा, बिल्कुल सही। और वही तो आया आंसर कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल के पास, पूरी की पूरी कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। और एक नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि उसने एनर्जी खाई है, पॉजिटिव वर्क डन नहीं किया, नेगेटिव वर्क डन किया होगा। इसे समझ पा रहे हो। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा होता कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं कह रहा हूं आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप अलग से ये मत करो कि फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ये सब सॉल्व कर रहे हो, जरूरत नहीं है। सिंपल लिख दो कि इसकी पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। तो वही तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये समझ में आया। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो काफी हेल्पफुल है। बाकी नो डाउट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि फोर्स कितना सप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, उससे भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। और यहां पे अगर आप इस चीज का प्रूफ देखना चाहो कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ क्या है कि ऐसा ये जो लिखा है स्टेटमेंट कहां से आ गया है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और यहां पे याद रखना ये वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, इस वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे भी कई जगह पे लिखा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी है कि हम किसी एक सिस्टम या किसी पार्टिकल पे वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन किसी फोर्स ने किया होगा। और कौन कौन से फोर्स है नेचर में, या तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा या होगा सूडो फोर्स। क्या है सूडो फोर्स, हमको पता है क्या होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए हम यही वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। बॉडी का एफबीडी बनाओ, एफबीडी में देखो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उन सारे फोर्सेस ने जो वर्क डन किया वो हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वो तो मैं थोड़े और एग्जांपल करवाऊंगा तो और अच्छी फील आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
बट उससे पहले मैं जरा बात कर लेता हूं कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, कि ये जो लिखा हुआ है वो सही है क्या है। तो हम जरा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आई कैसे। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं बात करूं वर्क डन की, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा F.ds का इंटीग्रेशन, यही तो होता है। और F को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds, और यहां पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv बाई ds इंटू ds, ds से ds कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ m v dv। और इसको जरा अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहां से मास कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv। और इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होता है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। और अगर हम उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी उसी के रिस्पेक्ट में आएगी, तो ये आ जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो ये बन गया m, ये कितना बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दो v इनिशियल से v फाइनल। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस m v इनिशियल स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो फाइनली मैंने निकाला, ये फाइनली मेरे को क्या समझ में आ गया, फाइनली कि जो वर्क डन है वो हमारा क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया, ये तो लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो वर्क डन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर सिस्टम पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है, एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी खाना। किसी ने पॉजिटिव वर्क डन किया मतलब मैंने सिस्टम को एनर्जी दी है, इसी समझ में आई। और अगर मैंने नेगेटिव वर्क डन किया मतलब मैंने सिस्टम से एनर्जी ले ली है। क्लियर है, तो वो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो एक आध दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या कहानी चल रही है इसकी। तो देखो फर्स्ट बहुत ही रियल लाइफ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो होती 20 मीटर, ठीक है। ये एक ब्लॉक, एक बॉल है, इसका मास है mkg, और इसको मैंने इनिशियली जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया है और बोला गया है कि जब ये मास यहां पहुंचेगा तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी निकालो। तो याद करो वेलोसिटी कैसे निकाल देते, पहले हम निकालते थे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन g होता था, फिर हम लगाते थे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बेसिकली काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और एनएलएम भी आपने यूज किया है, आपने एक्सेलरेशन निकाला है मतलब आपने एनएलएम यूज किया है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s ये क्वेश्चन लगाइए मतलब आपने काइनेमेटिक्स यूज किया है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स और एनएलएम का है, जहां हमने मोशन की स्टडी तो की थी लेकिन हमने मोशन की स्टडी की थी किसकी हेल्प से, फोर्सेस की हेल्प से। और आज हम फोर्सेस के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं किसके टर्म में, एनर्जी के टर्म में। तो हम इसी क्वेश्चन को एनर्जी से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और याद रखना यहां ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस पूरे चैप्टर में जो हम एनएलएम में ऑलरेडी करके आ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी उन क्वेश्चन को वापस सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस को हम एनर्जी की फॉर्म में कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हमको समझना है। तो इसको हम एनर्जी की फॉर्म में, वर्क एनर्जी की फॉर्म में एनालाइज करना है, राइट। तो कैसे करोगे, तो आप यहां पे अप्लाई कर दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही पावरफुल चीज है इस चैप्टर में। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई है और कैसे यूज करना है तो आपको मोस्टली चैप्टर समझ में आ गया है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो आपका बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का नाम अगर ए है तो इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उन सबका वर्क डन निकाल के देख लो, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं ए के लिए, जो हमारी बॉल ए है उसके लिए बात कर रहे हैं। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो या आप चाहो तो पूरे सिस्टम पे लगा सकते हो, लेकिन हमारे यहां सिस्टम वाली बात है ही नहीं, एक ही बॉडी है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो हमने एफबीडी बना के देखा कि सिर्फ और सिर्फ इस पे एक mg फोर्स लग रहा है।
तो सिर्फ इस पे ग्रेविटी ने ही वर्क डन किया है और कोई फोर्स तो है नहीं, ना एयर रेजिस्टेंस है ना कुछ और कहानी है। तो यहां हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा, तो ध्यान से देखो ये ब्लॉक नीचे आया है तो फोर्स कितना है mg, और ये ब्लॉक कितना नीचे आया है, तो ये 20 मीटर हाइट नीचे आया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है mg इंटू 20, इसकी वैल्यू हाफ m v डैश स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया। तो यहां से जो v डैश की वैल्यू आ गई, या इसको इधर लिख देता हूं, यहां से जो v डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2g इंटू 20। ध्यान से देखो यही तो होता है 2gh, v डैश क्या आ गया यहां से v डैश जो है वो आ गया आपका 2g इंटू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ये तो आता है, याद है। और आंसर फाइनली कितना आ गया, फाइनल जो आंसर है ये लिखा हुआ है रूट 400, बोले तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये समझ पा रहे हो। तो जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं वही क्वेश्चंस को हम वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से भी वापस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्वेश्चंस देख लो 2-4। अब देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लो ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये मास m, ये लेंथ l, और ये इस पॉइंट पे फिक्स था, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है सर्कुलर मोशन करेगा कुछ ऐसा, कुछ मानते हो कि नहीं, ये हमारा एक सर्कल में मूव कर रहा होगा। तो अब यहां पे आपको बोला गया है कि इस पॉइंट पे अगर मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी v0 है, तो जब ये यहां पे होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v डैश। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ ये जो वेलोसिटी v डैश है वो कितनी होगी इस इंस्टेंट पे, जब पार्टिकल यहां पे वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। मतलब कितना एंगल कवर कर लिया इसने, ये 90 डिग्री एंगल कवर कर लिया। पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, अब वर्टिकल पोजीशन में आ गया है। तो अब बताओ कैसे करोगे। तो यहां तुमसे पूछा जाता फाइंड वैल्यू ऑफ v डैश, तो कैसे सॉल्व करते। तो जो सॉल्व करने का तरीका है वो तो बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करो, आप यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि इस ब्लॉक पे जो भी वर्क डन किया है ना, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब कौन कौन से फोर्स ने वर्क डन किया तो एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं तो यहां पे टेंशन होगी पक्का, यहां पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, बस 2 ही फोर्स लग रहे हैं। तो ये बेसिकली यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा ये कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चीज समझ पा रहे हो, ये लिखेंगे। अब यहां पे देखो कि टेंशन ने कितना वर्क डन किया होगा, तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर केस में टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर है। तो इस पूरे इंटरवल के लिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो आ रहा है 0। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये निकालना बहुत ही आसान है। आपको पाथ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स है तो पाथ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो पहले पार्टिकल यहां था फिर पार्टिकल यहां है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे देखना है जरा वो भी ध्यान दो, ठीक है, कि यहां पे आप लिखोगे कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ये चीज समझ पा रहे हो, हमको वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, हमको नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, हाफ m v डैश स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 0 प्लस mg। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, ये लेंथ l जो है, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में क्या आया, वाई डायरेक्शन में नीचे तो आया, कितना नीचे आया, l नीचे आ गया। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना, l, पॉजिटिव l क्योंकि नीचे की तरफ आया है, ठीक है, और फोर्स भी नीचे की तरफ है इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आया है। तो ये बन जाएगा हाफ m
वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, यहां से वी डैश स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl, मतलब वी डैश जो है वो आ जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl। ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल की जब पार्टिकल वर्टिकल पोजीशन में आएगा। अगर किसी को यह दिक्कत आई हो कि मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकाला, तो मैं जरा वो भी बता देता हूं, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर फिर भी दिक्कत आई होगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने यहां पे कैसे निकाला, तो वो सिंपल सा है, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो फोर्स तो कांस्टेंट है, तो फोर्स बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन है, पार्टिकल किसके अलाउंग मूव किया, वाई के अलाउंग मूव किया, तो ये एफ डॉट डी, ये इसको क्या लिख देंगे, एफ डॉट डी एस है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको मैं लिख दूंगा एफ डॉट डी वाई, एफ इंटू डी वाई, ये जी समझ में आ रही है, एफ एक्स एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, राइट। और यहां से एफ वाई मेरा कितना है, ये है एम जी, ठीक है, और डी वाई मेरा कितना है, ये मुझे निकालना है। तो वाई के अलोंग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, यही तो हो गया एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, तो पार्टिकल इस पोजीशन से यहां पे आया है, तो वाई के अलोंग कितना मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया कितना, एल, और उसी डायरेक्शन में mg फोर्स है, तो इसीलिए यहां पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं और आगे बात कर रहा हूं कि मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन होता कि यहां पे कुछ और पूछा होता हमसे, तो एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग इनिशियली अगर हम t = 0 की बात करें तो ये हमारा मास m होता है इस ब्लॉक का, और यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है। स्प्रिंग होती है हमारी किसमें, नेचुरल लेंथ में होती। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब एक्सपांशन या कंप्रेशन कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन इस ब्लॉक के पास इस इंस्टेंट पे एक वेलोसिटी है v नॉट, तो क्या होगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सपांशन आएगा। तुमसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम एक्सपांशन इन स्प्रिंग, तो मैक्सिमम एक्सपांशन कैसे आएगा, तो आपको देख के इस क्वेश्चन में जरा फील लो और फील लेके समझो कि क्या मैक्सिमम एक्सपांशन की कंडीशन वो होनी चाहिए। देखो जब तक ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तब तक एक्सपांशन होगा, लेकिन ध्यान से देखो कि जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा था k इंटू एक्स, ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो पीछे वाला फोर्स है kx, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब ये इस ब्लॉक को हम रिटार्ड कर रहे होंगे और एक टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये ब्लॉक आगे जाएगा, कब तक आगे जाएगा, जब तक रुक ना जाए। और रुक क्यों रहा है, क्योंकि स्प्रिंग इसको रोक रही है, स्प्रिंग पीछे की तरफ kx फोर्स लगा के इसको रोक रही है, सिंपल सी कहानी है। तो अब यहां पे स्प्रिंग में अगर मैं देखूं तो नेचुरल लेंथ से थोड़ा आगे गया है, और ये आगे गया तो मैं मान लेता हूं कि ये जो एक्सपांशन है वो कितना आ गया, यहां पे x0 एक्सपांशन है स्प्रिंग में। तो अब आपको इस x0 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या हुआ, कि ब्लॉक था आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जाएगा तो एक्सपांशन होगा, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम एक्सपांशन होगा। और अगर मैं इस इंस्टेंट पे बात करूं तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान से देखो, इसकी तरफ पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है kx, और इस इंस्टेंट पे फोर्स लग जाएगा kx0, तो वेलोसिटी 0 है, फोर्स पीछे की तरफ है, तो अगले ही इंस्टेंट पे क्या होगा, अगले ही इंस्टेंट पे ब्लॉक जो है वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगा, फिर यहां नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, फिर और पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो मोशन कैसा होता है स्प्रिंग का, ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर और अंदर जाएगा, कंप्रेस होगा, फिर वापस आएगा, ऐसे घूमता रहेगा, ये बात होता है, ठीक है। बट हमें इस क्वेश्चन के बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम एक्सपांशन निकालना है। तो क्या करूं मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, और वर्क एनर्जी थ्योरम आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, उसी टेंशन मत लेना, राइट। वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सी कहानी है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बॉडी का अगर आप एफबीडी बनाओगे तो किसी भी इंस्टेंट पे एफबीडी बनाओगे तो इस बॉडी पे नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, और लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स। तो तीन ही फोर्सेस हैं,
एक है नॉर्मल, एक है ग्रेविटेशनल और एक है स्प्रिंग फोर्स। इन तीनों ने मिलके इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया होगा। नॉर्मल का वर्क डन 0 है क्योंकि एंगल 90 है, ग्रेविटी का वर्क डन 0 क्योंकि एंगल 90 है। जो भी वर्क डन किया है स्प्रिंग फोर्स ने किया है। और याद करो, हम लास्ट क्लास में सवाल कर चुके हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है। स्प्रिंग फोर्स अगर मैं बात करूं किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मैं बीच इंस्टेंट पे बात करता तो ये जो स्प्रिंग है ये यहां कहीं होती, ध्यान से देखना, ठीक है। अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता kx, तो यहां पे, और ये जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो जाता, मैं लिखना चाहता तो वो हो जाता माइनस kx। तो देखो, इसका वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस kx dx का इंटीग्रेशन। ये चीज समझ पा रहे हो? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। तो माइनस kx dx का इंटीग्रेशन आ जाता इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कितना है तो यह आ जाएगा हाफ m 0 स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो x की वैल्यू पहले नेचुरल लेंथ में था, x की वैल्यू 0 है, फिर मैक्सिमम एक्सपांशन x की वैल्यू कितनी हो गई, x नॉट हो गई, तो 0 से x नॉट तक इंटीग्रेशन करना है आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यह आ जाता माइनस हाफ k, इसकी वैल्यू छाप देते x स्क्वायर 0 से x नॉट, और यहां क्या बन जाता है, इस तरह बन जाता माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लो, ये लिखा हुआ है माइनस हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस 0, इसकी वैल्यू माइनस हाफ k, सॉरी हाफ m v नॉट स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बन गया, सॉरी ये क्वेश्चन क्या बन गई, ये क्वेश्चन बन गई आपकी k x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर। आपको x नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x नॉट क्या आ गया, ये आ गया m बाय k की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय v नॉट। ये आपका मैक्सिमम एक्सपांशन रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में। क्या किया मैंने, फिर से बता रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन में ये बोला कि यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो भी वर्क डन हुआ है उसने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज की है। जरा इस क्वेश्चन की लॉजिकली फील लेने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जैसे ही ये स्प्रिंग आगे गई है, जब तक मैक्सिमम एक्सपांशन नहीं हो गया है, क्या तब तक स्प्रिंग ने वर्क डन नेगेटिव किया है? बिल्कुल। ये मैथमेटिकली निकल के भी नेगेटिव आ रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, तो नेगेटिव वर्क डन तो होगा। तो ब्लॉक गया है आगे की तरफ, नेगेटिव वर्क डन किसने किया है, स्प्रिंग ने किया है, और किसी ने वर्क डन किया नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, राइट, एक काइनेटिक एनर्जी चल रही है और यहां पे नेगेटिव वर्क डन स्प्रिंग का चल रहा है। बाकी नॉर्मल फोर्स ने कोई वर्क डन किया नहीं, ग्रेविटी ने कोई वर्क डन किया नहीं। तो क्या आपको ये चीज कॉमन सेंस समझ में आ रही है कि यहां पे ये जो नेगेटिव वर्क डन किया है स्प्रिंग फोर्स ने, मतलब इसने ब्लॉक से एनर्जी ली है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि इसने ब्लॉक से एनर्जी ली है, और ब्लॉक से एनर्जी ली होगी तो ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी देने को, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक ही तो है। तो ब्लॉक ने अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग को देते जा रहा है, और स्प्रिंग में एक्सपांशन होते जा रहा है, ठीक है। और ये जो है तो कब तक एक्सपांशन होगा, जब तक ब्लॉक अपनी पूरी एनर्जी ना दे दे। तो जब जैसे ब्लॉक की एनर्जी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उस इंस्टेंट तक नेगेटिव वर्क डन किया होगा स्प्रिंग फोर्स ने। तो सिंपल सी कहानी है कि जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो किसने खा ली, वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी खा ली स्प्रिंग फोर्स ने। अब सवाल यह आता है कि स्प्रिंग फोर्स एनर्जी खा तो जाता नहीं है, करता क्या है, कहीं पे स्टोर कर लेता है, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग फोर्स ने ले ली, तो स्प्रिंग फोर्स अपने पास वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा। तो याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये वही सवाल है कि यहां पे इस स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क डन करके ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी ले ली। अब ब्लॉक से काइनेटिक एनर्जी ले ली तो अपने पास कहीं तो स्टोर करेगा, और एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आके स्टोर हो जाएगी। तो इस सवाल में हुआ क्या, इस सवाल में यह हुआ कि जैसे इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक के पास, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे आगे गया काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क डन करते जा रहा है, राइट। और इस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम एक्सपांशन था तब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ये चीज समझ पा रहे हो। तो यहां पे वही चल रहा है लेन देन
कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, फिर पार्टिकल पीछे आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब मैं आगे कुछ क्वेश्चंस तो मैं लिख के दे रहा हूं, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक बिल्डिंग हाइट h की, वहां से हमने एक पार्टिकल है मास m का, उसको हमने फ्रीली ड्रॉप किया है। ठीक है, तो ये पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी भी कर रहा है, नो डाउट, और यहां पे एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रहा है हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल जब नीचे जाकर लैंड किया, तो याद करो अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है तो उस टाइम पे स्पीड आती है √2gh, लेकिन उससे कम स्पीड आई है। इसका मतलब यहां पे एयर रेजिस्टेंस था जिसने कुछ एनर्जी खा ली। तो बोला गया है कि ये बताओ वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, सारे सवाल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पे कितना है? यहां पे हमारे पास 5 बॉल है, तो हमने बॉल A B C D E इन सबको सेम स्पीड से फेंका है। तो क्या होगा, हमारे बॉल अलग अलग मोशन करेंगे, पांचों को पांचों बॉल, और ये पांचों को पांचों बॉल ग्राउंड पे लैंड करेंगी। तो बोला गया है जब ये ग्राउंड पे लैंड करेंगी तो हर एक बॉल की स्पीड कितनी होगी। स्पीड पूछी है मैंने, वेलोसिटी नहीं पूछी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है Vx और Vy। मुझे मतलब नहीं है कि x का लॉन्ग कितना कंपोनेंट है, y का लॉन्ग कितना कंपोनेंट, मुझे मतलब है कि पार्टिकल की नेट स्पीड कितना है जब पार्टिकल लैंड करेगा ग्राउंड पे। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। उसके बाद याद करो, इस सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक वेज है वो फिक्स्ड है, यहां रफ सरफेस है, एंगल थीटा है, इसको वेलोसिटी v0 से ऊपर हमने भेजा है। तो क्या होगा, वेलोसिटी v0 से ऊपर गया तो ग्रेविटी भी अपोज करेगी और फ्रिक्शन भी अपोज करेगा। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जाके ये जो पार्टिकल है ये यहां पहुंच जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। राइट, मानते हो कि नहीं? तो बोला गया है कि ये बताओ, ये पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है जो d, ये d की वैल्यू कितनी है? पार्टिकल ऊपर गया, कुछ टाइम बाद जाके वेलोसिटी 0 हो गई, तो बोला गया जो डिस्टेंस d कवर किया उस d की वैल्यू क्या है। उसके बाद जो अगला सवाल है काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, समझो पहले इस सवाल में हो क्या रहा है। देखो याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग मैकेनिक्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, सवालों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल में हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे क्या है, एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में रखी हुई है, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक को रख दिया है। ये मैंने ब्लॉक को रख दिया है, तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये हमको फील आ रही है, ये ब्लॉक नीचे आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। लेकिन थोड़ा और समझते हैं कि ये नीचे क्यों आ रहा है। तो देखो ध्यान दो कि कोई पार्टिकल जब मोशन करता है, ये ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ मोशन कर रहा है। तो कोई भी ब्लॉक जब मोशन करता है, दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, या तो उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बोलती है पार्टिकल उसी तरफ जाता है। राइट, वेलोसिटी ईस्ट के लॉन्ग है तो पार्टिकल ईस्ट के लॉन्ग जाएगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो नीचे तरफ डाउनवर्ड चला जाएगा पार्टिकल। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 हो, जो कि इस केस में दी हुई है, पार्टिकल को हमने रेस्ट छोड़ा है, तो कौन डिसाइड करता है कि पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? एक्सेलरेशन, कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस तरफ है। तो जरा ध्यान दो, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है स्प्रिंग की वजह से। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सपांशन होता तो, लेकिन स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना लग रहा होगा? शुरू में 0 लग रहा होगा इस इंस्टेंट पे। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसीलिए ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान दो कि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, और स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो क्या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सही। तो क्या एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और mg बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल सही। उसी को तो बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस ब्लॉक पे दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। जैसे ही mg और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया उस x की वैल्यू बताओ जब पार्टिकल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, नीचे आएगा, कुछ कंप्रेस हो जाएगा। अब बोला गया मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो आपको सोचना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, और आपको ये भी सोचना है कि अगर मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन का हाफ होता तो क्या कहानी होती, वो आपको सोचने के लिए मैंने दिया गया है। तो 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 10 मिनट। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो।
चलो आई थिंक सॉल्व कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसके हिसाब से वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो किस किस ने वर्क डन किया, एक तो ग्रेविटी लग रहा था और एक लग रहा था हमारा एयर रेसिस्टेंस, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस, इन दोनों ने मिलकर इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया होगा। पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है प्लस mgh। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का कोई फंक्शन नहीं दिया, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स की वैल्यू नहीं दी। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो ध्यान से देखो, ये बन जाएगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू हाफ m, v फाइनल स्क्वायर कितना हो जाएगा, gh आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है mgh/2 और ये लिखा हुआ है प्लस mgh, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहां से माइनस mgh/2 आ गया। और ध्यान से देखो, एयर रेसिस्टेंस जो है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव आना भी चाहिए था, और कितना आया, माइनस mgh/2। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल था। ये सवाल अभी रिसेंटली आया है जेईई में, ठीक है। उसके बाद इस सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे क्या बोला गया है कि ये बताओ पार्टिकल लैंड करेगा तो उस केस में क्या कहानी होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में भी किया हुआ है, बस वहां हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब यहां पे एयर रेजिस्टेंस जैसा कुछ बात तो लग नहीं रही है, क्योंकि क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस बोला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो क्या इस क्वेश्चन में अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं क्या बोल दूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हर एक पार्टिकल के लिए, चाहे पार्टिकल का मोशन ऐसा हो पैराबोलिक, चाहे पार्टिकल का मोशन वर्टिकली डाउन हो, चाहे ऊपर से जाके ऐसे नीचे आ जाओ, हर एक केस में क्या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस mgh आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लेते हैं फाइनल जो स्पीड है जिससे पार्टिकल लैंड कर रहा है वो है v डैश, इनिशियल कितनी दी हुई है, v नॉट दी हुई है, m से m कैंसिल, ये आ गया 2gh इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो यहां से जो v डैश की वैल्यू आ गई वो आ गई v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। और याद करो काइनेमेटिक्स या प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पे आंसर यही तो आता था, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। जैसे आप चाहो तो मैं एक केस को वेरीफाई कर देता हूं, किसको, चलो सी वाले केस की बात करते हैं। जब पार्टिकल सी आएगा तो पार्टिकल सी कैसे आएगा, पार्टिकल सी ऐसे आएगा, ठीक है। पार्टिकल सी ऐसे आएगा तो इसके पास एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट, और एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, पार्टिकल नीचे की तरफ आया तो कितना हो जाएगा, √2gh। और हमें नेट स्पीड चाहिए तो दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे, वही तो आ गया, ठीक है। तो ये सवाल काफी सिंपल सा है, हमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि यहां पे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी ने क्या किया है, इस पार्टिकल पे पॉजिटिव वर्क डन किया है, और पॉजिटिव वर्क डन किया तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल की स्पीड बढ़नी चाहिए, और देखो बढ़ भी रही है, बढ़ा भी तो है काइनेटिक एनर्जी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो हमको पता है कि एक तो ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी के तो कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी प्लेन के अलावा स्टडी करना चाह रहा हूं। तो ये एक ये आ जाएगा mg sin थीटा, एक ये आ जाएगा mg cos थीटा, एक लग जाएगा इस पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स, और एक लग जाएगा इसको अपोज करते हुए फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू mg cos थीटा। तो अगर मैं यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल के दो कंपोनेंट है, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, यही फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, बस तीन ही फोर्स है, इन सब ने मिलके इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया होगा, यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ग्रेविटी में mg sin थीटा वर्क डन करेगा, और कितना वर्क डन करेगा, नेगेटिव वर्क डन करेगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जहां ऐसे ऊपर की तरफ रहा है और डिस्प्लेस और फोर्स है नीचे की तरफ, तो 180 डिग्री एंगल है, तो यह आ जाएगा माइनस mg sin थीटा इंटू डी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये भी नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, तो यह आ जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डी। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
तो यह आ जाएगा हाफ एम, वी फाइनल कितना है 0 माइनस वी इनिशियल कितना है वी नॉट स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है माइनस, यहां से डी कॉमन आ जाएगा और एम जी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस डी, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हो गया। जरा ध्यान से देखो, यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये मोशन ऑन इंक्लाइन रफ इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया है मैंने। और ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2a नॉट, जो भी पार्टिकल का एक्सिलरेशन है। समझ में आया? तो इस टाइप के सवाल को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझ पा रहे हैं। एनर्जी की फॉर्म में क्या समझा हम लोगों ने, तो हमने बोला कि यहां पे हुआ क्या, यहां पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो उसको मोशन को अपोज करने के लिए एक तो mg का कंपोनेंट है और एक है फ्रिक्शन, दोनों ने मिलके इसकी काइनेटिक एनर्जी को खा लिया। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसको खाने वाले कौन थे, ये दोनों, ग्रेविटी और फ्रिक्शन फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यहां पे इस क्वेश्चन में क्या देखोगे कि पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो यहां पे ये हमारा मास m है, ठीक है, और इसकी अभी वेलोसिटी 0 है, कुछ t इक्वल टू 0 पे, और ये हमारा स्प्रिंग में, स्प्रिंग अभी हमारी नेचुरल लेंथ में। तो मैंने यहां पे देखा कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है mg और एक लग रहा है ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स जो कि 0 है। तो क्या होगा, अभी यहां पे जो पार्टिकल का mg है वो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो किधर आएगा, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ पा रहे हो? क्या समझाया मैंने अभी तक? मैंने समझाया कि पार्टिकल आ रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स छोटा है, तो पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा। और कब तक नीचे आएगा, तो हम देखेंगे कि होगा क्या, कि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब यहां पे हमारा ब्लॉक यहां पहुंच गया और स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन तो आ चुकी है, स्प्रिंग हमारी कुछ कंप्रेस हो चुकी है। कितना, ये हमारी कंप्रेस हो चुकी है x1। और इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इधर लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स जो कि हो जाएगा kx1 इस इंस्टेंट पे, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, यहां पे ये वो इंस्टेंट है जब, अच्छा फोर्सेस में इधर लिख देता हूं, ठीक है, कि ये कौन सा केस है जब mg बड़ा था स्प्रिंग फोर्स से, ये कौन सा केस है जब mg और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गए। और जब mg और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गए तो यही तो हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यही तो हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट है। लेकिन एक चीज समझना कि हुआ क्या, जैसे ही पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया, पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस पूरे रीजन में कि यहां से और यहां तक, जब तक पार्टिकल ने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लिया तब तक पार्टिकल की स्पीड बढ़ी है। ये चीज समझ पा रहे हो? क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां जाके पार्टिकल की स्पीड कुछ हम v बोल देता हूं मैं, ठीक है, v नॉट बोल देता हूं अभी के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब पार्टिकल की स्पीड जो है वो नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, पार्टिकल फर्दर नीचे जाएगा। लेकिन फर्दर नीचे जाएगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे यहां पे कि इस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा फोर्स बड़ा है, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कंप्रेशन ज्यादा हो गया है। तो अब यहां पे mg जो है वो बड़ा है और स्प्रिंग फोर्स आपका बड़ा हो गया, सॉरी mg छोटा है, स्प्रिंग फोर्स बड़ा हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन किस तरफ है, तो वो था ऊपर की तरफ।
और एक्सलेशन ऊपर की तरफ है, तो क्या आपको यह चीज देख के समझ में आ रही है कि इसमें फर्दर एक्सपांशन और आया, कितना आ गया, x2 बोल देते हैं इसको। यहां पे ये हमारा फर्दर एक्सपांशन कंप्रेशन हुआ कितना, x2, टोटल एक्सपांशन x2 बोला है, फर्दर नहीं बोला। तो यहां तक एक्सपांशन था x1, यहां तक टोटल एक्सपांशन आ गया x2, ठीक है। अब जरा, और यहां पे कब आके इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी, तो ये वो स्टेट होगी, क्या हो रहा है यहां पे, ध्यान सुनो, यहां तक मोशन को सपोर्ट किया गया है फ्रिक्शन ने, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई, कम होना स्टार्ट हो गई। और क्या मैक्सिमम कंप्रेशन उस टाइम पे आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले तो ये पूरा केस समझो, यहां पे क्या है, 3 केस हुए हैं कि पहले तो ग्रेविटी ज्यादा थी, स्प्रिंग फोर्स कम था, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही थी, फिर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और mg की वैल्यू तो कम हो गई क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, तो हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होने लग गई, कम होने लग गई, ठीक है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वो कब आती है, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में पहुंचता है, तो उस टाइम पे पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी आती है। याद रखना है इस केस को, ठीक है। यहां पूछते हैं सवाल कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है, तो हम बोलते हैं कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा तब इसकी वेलोसिटी v मैक्स से होगी, ठीक है। उससे पहले बढ़ रही थी, उसके बाद कम हो रही है। अब यहां पे और मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन का केस वो है जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ कंप्रेशन फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पार्टिकल की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आई है, जब दोनों फोर्स बराबर है। पार्टिकल की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कब आई है, जब दोनों के दोनों फोर्स बराबर है, मतलब mg और स्प्रिंग फोर्स जो कि हमारा kx1 है वो बराबर है। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी mg/k। बहुत सिंपल सवाल, नेट फोर्स 0 कर दिया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई। अच्छा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन कब है, जब पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो अब यहां पे आप लगा सकते हो क्या, यहां पे आप यहां पे लगा सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाओगे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। आप इस केस के बारे में और इस केस में, इन दो केस के बारे में स्टडी करो। ये यहां से और यहां तक की बात कर रहे हैं, राइट। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखो। यहां पे एक तो लग रहा है आप पे ग्रेविटी, एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलके इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया होगा। और ध्यान से देखो, यहां पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल नीचे आया, कितना आ गया, x2 नीचे आया, तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क डन किया, mgx2, बिल्कुल सही है। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा ही ऊपर की तरफ लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। और अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा kx dx का, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा नेगेटिव हाफ k x2 स्क्वायर। ये चीज समझ पा रहे हो, क्योंकि इनिशियल एक्सपांशन कितना था, 0, फाइनल एक्सपांशन x2, तो स्प्रिंग ने कितना वर्क डन कर दिया होगा, माइनस हाफ k x2 स्क्वायर। आई थिंक समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर 0 v इनिशियल स्क्वायर 0। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो हुआ क्या कि ये जो mgx2 है इसकी वैल्यू हाफ k x स्क्वायर के बराबर है। और लॉजिकली सोच के देखो, ये चीज सही भी तो है। ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क किया। पहले क्या हुआ, पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फिर काइनेटिक एनर्जी कम हुई। ओवरऑल चेंज 0 है, ठीक है। ओवरऑल चेंज क्या है, 0 है, क्योंकि यहां भी काइनेटिक, यहां भी वेलोसिटी 0 है और यहां भी वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, 0 है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ नहीं। इसका मतलब जितना भी ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क डन किया वो पूरा का पूरा कौन खा गया, स्प्रिंग खा गया। और वही तो लिखा हुआ है mgx2 हाफ के x2 स्क्वायर। तो x2 से x2 कट जाएगा और यहां से जो x2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 2mg/k।
मतलब ये हमारे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब थी, तो मैं एक अलग कलर का चौक यूज कर लेता हूं। तो ये जो हमारा x1 है, इस x1 की वैल्यू है mg/k, और ये जो हमारा x2 है ये है हमारा 2mg/k। और एक छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला है कि यहां पे ये जो x max आया है वो हमारा है ट्वाइस ऑफ x इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे आया था x1, x max है x2, तो क्या x2 की वैल्यू इसको ट्वाइस है? बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है यहां पे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले यहां से यहां तक जितना कंप्रेशन हुआ है उतना ही कंप्रेशन यहां से यहां तक भी हुआ है। पहले कंप्रेशन हुआ mg/k, फिर उतना ही कंप्रेशन हो गया mg/k, तो 2mg/k टोटल कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो इसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी कहानी समझ में आ रही होगी कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये दो पार्ट समझ में आ गए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब पार्टिकल की नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, पहले वेलोसिटी बढ़ी फिर वेलोसिटी कम हुई, तो जब वेलोसिटी फाइनली जीरो हो गई तब मैक्सिमम कंप्रेशन आया। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है वो कब है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, जब नेट फोर्स जीरो है पार्टिकल पे, उस स्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। और अब पूछा गया है कि ये बताओ ब्लॉक की स्पीड बताओ जब कंप्रेशन हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन है। हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो 2mg/k है, उसका हाफ करोगे mg/k आएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन में तुमसे Vmax की वैल्यू पूछी गई है। ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में तुमसे क्या पूछा गया, Vmax की वैल्यू पूछी गई है। कैसे सॉल्व करते, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप लगाते हैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते तो फिर से वही करते आप कि वर्क डन, हम बात कर रहे हैं लास्ट पार्ट के बारे में, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम बात करते किन दो केस के बारे में, इन दो केस के बारे में बात करते बस, ठीक है। तो इस केस में यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल नीचे आया तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, प्लस mg/x1 किया, पॉजिटिव, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया, माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m, इसको मैं Vmax लिख दूं तो Vmax स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो थी। ये एक क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व कर लो। यहां पे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है mg/k, x1 की वैल्यू कितनी है mg/k। तो बट उससे पहले मैं जरा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये कितना हो गया, इस तरफ आ गया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2mg/x1 माइनस k x1 स्क्वायर इज इक्वल टू m Vmax स्क्वायर। तो यहां से जो Vmax आ गया है वो आ गया है 2mg/x1 माइनस k x1 स्क्वायर डिवाइड बाय m, ये आ गया है, ठीक है। और आप चाहो तो यहां पे x1 की वैल्यू छाप सकते हो। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है mg/k, छापने ही पड़ेगी एक्चुअली, तो उसकी वैल्यू छाप दो और सॉल्व कर लो, तो क्या बनेगा देखते हैं। कहां लिखूं, इधर लिख दूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2mg, और x1 कितना है mg/k माइनस k, x1 कितना है mg/k का स्क्वायर डिवाइड बाय m। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा mg का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा mg का स्क्वायर, कॉमन ले लो, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्वाइस m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाय k, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाय k और होल डिवाइड बाय m। और ये कितना बन गया, यहां से ये तुम्हारा बन जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाय के m, m से m कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा हमारा कितना m g स्क्वायर डिवाइड बाय k। ये हमारा Vmax की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमारा Vmax आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी मेन कहानी तो यहीं पे कि ये लाइन लिख लो बस, ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक सारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करो। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे t = 0 पे दोनों ब्लॉक सेम लेवल पे है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना क्या होगा यहाँ पे,
ये 3 kg का, ये 2 kg का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ब्लॉक 3 kg का है वो एक्सलेट करेगा, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, वो ऊपर आ जाएगा E नॉट से। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें किस इंस्टेंट पे बात करनी है, हमें तब बात करनी है जब ए जो है वो 4 मीटर नीचे आ गया, ए मूव करके 4 मीटर नीचे आ गया है। इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे हमें बताना है कि इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या है और इन दोनों बॉडीज की स्पीड क्या है। इसको आप चाहो तो काइनेमेटिक्स से भी कर सकते थे, ठीक है, बट उससे नहीं करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। सेम ये सवाल है, यहां हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है कि शुरू में t इक्वल टू 0 पे सिस्टम रेस्ट पे है, फिर जैसे ही मैंने सिस्टम रिलीज किया ये ब्लॉक यहां आएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन a नॉट होगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन 2a नॉट होगा? बिल्कुल सही है ना। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी v नॉट तो इसकी 2v नॉट। अगर इसने डिस्टेंस x कवर किया है तो डिस्टेंस d बोल देता हूं, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 2d। ऐसे ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हुआ क्या, यहां पे ब्लॉक नीचे आएगा और जब ये ब्लॉक जो है, ठीक है, तो ये जो ब्लॉक B है जब वो 2 मीटर नीचे गिर जाए तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लॉक B की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो अब ये बताओ कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहा होगा, यहां फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो 2 सवाल है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा आपको 5 से 8 मिनट का टाइम मिलेगा, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। क्या बोला गया है कि ये ब्लॉक 4 मीटर नीचे आता है तो उस टाइम पे हमें कहानी बतानी है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है वो हमारा 4 मीटर नीचे आ गया 3 kg का, तो ये ब्लॉक जो है वो हमारा 4 मीटर ऊपर चला गया होगा 2 kg का। ये समझ पा रहे हो कांस्टेंट रिलेशन से? जितनी लेंथ यहां बढ़ेगी उतनी लेंथ ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ये दो ही फोर्स लग रहे हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस बार मैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं वो पूरे सिस्टम के लिए लगा रहा हूं, किसी एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं। मेरे को फायदा क्या हो जाएगा सिस्टम के लिए बात करने से कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 आ जाता है, ये मेरे लिए फायदा है। वरना आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी एक ब्लॉक के लिए सॉल्व कर लो, बट उसमें फिर आपको टेंशन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फाइनाइट आता है एक ब्लॉक के लिए ना, दोनों के लिए 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे सिस्टम के लिए बात कर रहा हूं, पूरे सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं। तो यहां पे ग्रेविटी ने दोनों पे वर्क किया, ग्रेविटी ने 3 kg पे कितना वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किया, पार्टिकल भी नीचे आया, mg भी नीचे की तरफ है, तो 3 kg पे वर्क डन किया प्लस 30 फोर्स लगा और पार्टिकल नीचे की तरफ आया 4। अगर मैं 2 kg पे बात करूं तो नेगेटिव वर्क किया, क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा था 20 और पार्टिकल ऊपर गया। इतना तो ग्रेविटी ने वर्क किया किस पे? इन दोनों ब्लॉक पे। और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होगा, क्योंकि सिस्टम के लिए टेंशन फोर्स कैसा है? इंटरनल फोर्स है। और अब मुझे बताना है कि इनकी स्पीड कितनी होगी। तो ध्यान से देखो, अगर इसकी स्पीड v नॉट होगी तो इसकी स्पीड भी v नॉट होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो यह आ जाएगा हाफ इसका मास 2v नॉट स्क्वायर प्लस 3 kg के लिए बात होगी सेम, हाफ 3v नॉट स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? सॉल्व कर लो। ये लिखा हुआ है 120 माइनस 80 कितना आ गया? 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरफ देखोगे तो इस तरफ कितना आ गया? ये आ जाएगा हाफ 5v नॉट स्क्वायर, ये 5 से कैंसिल होके आ गया 8, तो यहां से v नॉट स्क्वायर की वैल्यू बन गई 16, v नॉट की वैल्यू बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ब्लॉक के पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो दोनों ब्लॉक का सेम होगा, किसी भी इंस्टेंट पे बात कर लो, और वो होगा 30 माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल मास 5, ये लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है वो हमें बात करना है कि ये ब्लॉक सिस्टम क्या है हमारा? 2 मीटर नीचे आ गया है, तब हमको बात करनी है, अच्छी बात है। और 2 मीटर नीचे आ गया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है? इनकी स्पीड के बारे में कुछ कमेंट किया गया ऑलरेडी कि इस पार्टिकल के पास कितनी स्पीड आ गई है, इसके पास जो स्पीड आ गई है वो कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड आ गई है।
तो उसकी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब ये जो पार्टिकल है वो कितने चल रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा। और याद रखो अगर ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे आया है तो ये वाला ब्लॉक 4 मीटर आगे गया होगा। ये समझ में आया ना, कांस्टेंट रिलेशन के हिसाब से। ओके, अब हमें इस टाइम पे बात करनी है, तो क्या बात करनी है, तो हम बोलेंगे कि पूरे सिस्टम के लिए बात कर लेते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, यही कहानी है, और कुछ है क्या, नहीं, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम के लिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 जाता है, तो मुझे आसान रहेगा सॉल्व करना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बी पे वर्क डन किया है, बी पे ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया है, 60 इंटू ब्लॉक आया है 2 मीटर नीचे की तरफ, और ये पॉजिटिव का वर्क डन किया है। 3 kg पे कितना किया, 0, क्योंकि वो सेम लेवल पे ही है, y के लॉन्ग तो मूव किया ही नहीं ब्लॉक, तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 है ही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में 6 kg में क्या, हाफ m v स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लो ये। अच्छा एक सेकंड, मैंने एक गलती और कर दी है, यहां फ्रिक्शन फोर्स भी तो है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रहा है पीछे की तरफ, उसका वर्क डन भी तो काउंट करना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना है मुझे नहीं पता, तो यहां से मैं बात करूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अब निकाल लेता हूं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स होगा F, अभी F मान लेता हूं, F की वैल्यू हम देखेंगे क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल जा रहा है आगे की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, -4F, ये समझ पा रहे हो ना, फोर्स वर्क डन नेगेटिव आएगा, ये कितना हो गया, +120, इसकी वैल्यू ये कितना आ जाएगा, तो यहां से ये हमारा बन गया कितना, 6 इंटू 2 12 बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, 16 8 24 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये हमारा आ गया -4F, इसकी वैल्यू ये कितनी हो गई, तो इसको इस तरह भेज दो, ये हो जाएगा -120 + 36, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये जो 4F है, ठीक है, नेगेटिव का, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -84, कोई दिक्कत नहीं, देख के समझ में आ रहा होगा, 84 आ रहा है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, F की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यहां से फ्रिक्शन फोर्स आ गया 21, और जरा ध्यान दो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, सिंस यहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू है 30, तो 21 इज इक्वल टू म्यू इंटू 30, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 21/30, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 0.7, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में म्यू कितना आ गया, 0.7 आ गया। अगेन क्वेश्चन देखने में भले ही खतरनाक लग रहा हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, सिस्टम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम के लिए टेंशन वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। ग्रेविटी ने कितना किया, दोनों ब्लॉक पे देख लो वर्क डन कितना किया ग्रेविटी ने, फ्रिक्शन ने कितना किया वो देख लिया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो, तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, और जरा अच्छे से फोकस करना कि क्या क्या पढ़ाया गया, जो चीज़ नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो।